देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 4 बजे की 4 बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। आज हम बात करेंगे मिशन 2024 को लेकर एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी की, जहां पूर्वांचल की कमान खुद अपने हाथों में थामे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए केंद्र सरकार के 9 साल के काम को जनता तक पहुंचाने के साथ ही 24 में भगवा लहराने की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपने लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे पड़ाव का आगाज हरदोई से करेगी, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने पुराने साथी के गढ़ में हुंकार भरेंगे। और जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आ रहे हैं, फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के चक्कर में संजय निषाद अपनी ही पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। तो वही दिलचस्प लड़ाई के लिए भाजपा में टिकट पाने के लिए सभी सांसदों को पहले स्कूल में एडमिशन की तर्ज पर फॉर्म भरना होगा और भाजपा के बनाए गए पैरामीटर्स को पास करना होगा। फिर जाकर 2024 की रेस में दौड़ने का सांसदों को मौका मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब हम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो पहली खबर हमारी है कि माननीय के बिगड़े बोल। जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे संजय निषाद के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। मस्जिद बनाएंगे, जहाँ किला उसी पर बनाएंगे। अरे और जगह भी तो जगह है, कहीं भी बना सकते हैं। इसके मतलब ये है, हम अपील करते हैं कि दुनिया में हम बहुत घूमे हैं, दूसरे देशों में शांति लाने के लिए कहीं भी सड़क बनती है मस्जिद हटा ली जाते हैं। वहाँ हमारे लोग हैं, उस पर लाखों लाख हर साल जाते हैं, गुस्से में आते हैं। हम कब तक रोकेंगे उनको? अभी इस बार तो 10 लाख लोग चले गए, रोकना बड़ा मुश्किल था। मैंने तेरा कहा ना कि अगर अगले नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, 4 दिन बड़े थे निषाद राज, तो निषाद राज और 4 दिन बड़े थे, उस दिन भगवान निषाद राज का जन्म हुआ था। तो निषाद राज के जन्मोत्सव समारोह पर लाखों लाख आते हैं। अब उस समय इस बार जाएंगे, उन लोगों ने मन बना रखा समाज ने कि मस्जिद को अगर नहीं मुस्लिम हटाते हैं तो उठा के गंगा में फेंक देंगे, उन लोगों का कहना। और समाज अगर फेंकेगा तो समाज के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा, ये हमारे कहना। तो सुना आपने ये बयान दरअसल बलिया में दिया गया है, जहां एक बार फिर से योगी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद नहीं चलेगा। यही नहीं, मंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भगवान राम के सीने पर मस्जिद नहीं रहेगी। वही रामनवमी तक निषाद राज के किले पर से मस्जिद अगर नहीं हटाई गई तो लाखों लोग किले पर पहुंचकर मस्जिद को गंगा में फेंक देंगे। लाखों लोग वहां जाते हैं, इनके समाज में मस्जिद को लेकर बड़ा गुस्सा है और वो कब तक रोक पाएंगे? अगर रामनवमी तक मस्जिद नहीं हटी तो उनके समाज के लाखों लोगों के साथ वो खुद पहुंचकर मंदिर तोड़कर नदी में फेंक देंगे। सीधा रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, 2024 की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। ठीक वैसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर निषाद राज के समाज से या उनके मंदिर से मस्जिद नहीं हटाया गया तो वो खुद मस्जिद को तोड़कर गंगा में फेंक देंगे। देखिए मुस्कान, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद है और वर्तमान में कबीना मंत्री है, मत्स्य मंत्रालय उनके पास है। गोरखपुर से सटे पूर्वांचल के इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है, निषाद बाउल क्षेत्रों में उनकी अच्छी जो पकड़ है और एक पॉलिटिकल गॉडफादर के रूप में निषाद समाज इनको देखता है। ऐसे में वो निषादों की राजनीति करते हैं और अपने समुदाय की राजनीति करते हुए वो इस राजनीति में इस स्तर तक पहुंचे हुए हैं। पिछले दिनों की बात है, प्रयागराज में श्रृंगेरपुर का एक जगह है जहां पे निषाद राज का किला है और वहां पे उस किले में एक मस्जिद है। वहां पे भी जब पिछली बार वो गए थे तो वहां कांग्रेस की सरकार को वहां ने घेरा था। तब से उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था और एक बड़ा आरोप कांग्रेस सरकार पे लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो ये चीजें उस समय नहीं होती और पुरानी चीजें आज विवाद का जड़ बंद चली जा रही है। बलिया में एक उन्होंने बयान दिया कि लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद नहीं चलेगा, यानी जो भूमि है, जो किला है वो निषाद राज का किला है, निषादों के लिए एक तीर्थ स्थल है। वहाँ पे किसी प्रकार की अन्य समुदाय का कोई भी अगर वस्तु है, चीज है या फिर धार्मिक स्थल है किसी भी अलग समाज का तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए लेकिन विवेक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब हिंदू मुसलमान को एक साथ लेके चलने की कवायद करती हुई नजर आ रही है, तमाम तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है सभी धर्मों के लिए, ताकि जो वोट बैंक है उसको बढ़ाया जा सके।
ऐसे में संजय निषाद का ये बयान भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से निषाद पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व को और ऊपर पहचान देने के लिए संजय निषाद इस तरह की बयानबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुभाषपा से भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां बढ़ती चली जा रही हैं और निषाद पार्टी को ये गवारा नहीं गुजर रहा है। अब तक अगर बात की जाए तो अपना दल और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा दोनों पार्टियों को सहयोग दिया, सम्मान दिया, दोनों ही पार्टियों से लोगों को कैबिनेट में पद दिया। और अब जिस तरीके से सुभाषपा से नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही हैं, इसके पहले सुभाषपा और निषाद पार्टियों में आपस में उतनी सहमति नहीं थी। सुभाषपा के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी 1-1.5 महीने पहले बड़ा आरोप लगाते हुए निषाद पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी सुभाषपा को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है, तो संजय निषाद इस चीज से वाकिफ है कि अगर सुभाषपा के आने से उनको नुकसान हो सकता है, सीटों के बंटवारे में उनको कम सीटें मिल सकती हैं, तो ऐसे राजनीतिक बयान देके अपने अस्तित्व को जिंदा रखने का सबूत दे रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से संजय निषाद का बिगड़ा हुआ बोल सुनने को मिला है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर निषाद राज के किले के ऊपर बनाया गया मस्जिद नहीं हटाया गया तो रामनवमी के दौरान जो पूरा निषाद समाज है उनके साथ मैं भी पहुंचूंगा और मस्जिद को उखाड़ के गंगा नदी में प्रवाह कर दूंगा। तो ये बयान है संजय निषाद का, और अब ये बयान लगातार सियासत का एक मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अब ये बयान वायरल हो रहा है, ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वैसे ही अब तमाम राजनीतिक दल भी इस पूरे बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। निषाद ने एक बार फिर से हिंदुत्व कार्ड खेलने का प्रयास किया है। उस दौरान उनका एक बयान भी वायरल हुआ है और इस बयान में वो साफ तौर पर कहते आ रहे हैं कि अगर निषाद राज के ऊपर जो किले के ऊपर बनी मस्जिद है अगर उसे नहीं हटाया गया तो जबरन जो निषाद समाज है साथ ही साथ मैं भी रामनवमी के अवसर पर वहां पहुंचूंगा और उस मस्जिद को उखाड़ फेंकूंगा। तो देखिए, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि प्रदेश में बीजेपी ने सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बीजेपी ने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महासंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों के अधिक से अधिक घरों तक पहुंचने के लिए कहा गया है। वहीं बीजेपी ने अपने सांसदों को एक फॉर्म भेजा है। इस फॉर्म को बीजेपी सांसद को भरना है। इसके अलावा सांसदों से उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां भी मांगी गई हैं। साथ ही सांसदों को यह भी निर्देश दिया गया है कि महासंपर्क अभियान के तहत सांसद अपने क्षेत्र के कितने घरों तक पहुंचे इसकी जानकारी भी वो फॉर्म में भरकर साझा करे। इसके अलावा सांसदों को आगे क्या काम करना है इसका भी टारगेट दिया गया है। तो देखिए, 2024 की लड़ाई लगातार अपने रोमांचक मोड में पहुंचती जा रही है। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने से पहले एक सांसदों के लिए पैरामीटर्स तय किया है और जो पैरामीटर वो सांसद पार करता है उसे ही 2024 के रेस में दौड़ने का मौका मिलेगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों को एक फॉर्म भेज दिया है और उस फॉर्म में डिटेल्स भरकर सांसदों को जल्द से जल्द वो फॉर्म भारतीय जनता पार्टी को भेजना होगा। सीधा रुख करते हैं गौरव का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है। इसके लिए अब सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी सांसदों को एक फॉर्म भी भेजा गया है। उस फॉर्म में क्या कुछ डिटेल सभी सांसदों से मांगी गई है गौरव? देखिए मुस्कान, चुनाव अहम है और 24 चुनाव को लेकर बीजेपी यहाँ पर कोई कुकसर छोड़ना नहीं चाहती है और लगातार यहाँ पर तमाम माध्यमों से जनता के बीच संवाद स्थापित किया जा रहा है।
80 सीट की बात यहाँ पे बीजेपी कर रही है, इसको लेकर निश्चित रूप से बीजेपी बहुत गंभीरता से विचार भी कर रही है और काम भी कर रही है, रणनीति बना रही है। क्योंकि अगर बात करें 14 चुनाव की 71 सीटें जीत कर आई, तो उसके बाद जिस तरह से 19 चुनाव में 64 सीटें जीत के आए थे, वहाँ पर लगभग 7 सीटों का नुकसान होता। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर जीत कर दोबारा 66 सीटों पर पहुंच गई थी बीजेपी, पर कहीं ना कहीं 5 सीटों का नुकसान तब भी हुआ था। और जो जीत हासिल की थी वो उपचुनाव में हासिल की थी 2 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 14 का प्रदर्शन है उससे बेहतर करते हुए 80 सीट जीतना है, तो उसके लिए यहाँ पर रणनीति बेहतर बनानी पड़ेगी। तमाम माध्यम से बीजेपी काम करे, पर अब यहाँ पर नए तरीके से जो सांसद हैं, जो यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, जो सांसद बन चुके हैं, उनसे एक रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करिए। बाकायदा उनको एक फॉर्म दिया गया है जिसमें उनके 5 साल का कार्यकाल आप बताइए किस तरह आपने काम किया है। जो सांसद यहाँ पर दूसरा कार्यकाल प्रस्तुत कर रहा है उसके पूरे 9 साल का कार्यकाल, और जो सांसद यहाँ पहली बार बना है तो उसके 5 साल का कार्यकाल उससे पूछा जा रहा है कि आपने किस तरह यहाँ पर काम किए हैं, कौन कौन से काम किए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आपको लगभग जो आपके क्षेत्र हैं, सांसदीय क्षेत्र है, वहाँ के 1000 लोगों की सूची आपको यहाँ पर लिखनी है। जो सूची में विशिष्ट कलाकार भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, शहीद के परिवार के लोग होंगे, डॉक्टर भी होंगे, शिक्षाविद भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, उनकी सूची तैयार करके भेजनी है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो आपके क्षेत्र में जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी सूची भेजनी है कि किस तरह वो बीजेपी खिलाफ लगते हैं, कि बीजेपी पक्ष में लगते हैं और कैसा लगते हैं, और उनके बारे में मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में उनकी क्या राय है और उनके बारे में मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की क्या राय है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि फॉर्म के माध्यम से आपने क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ आप किन किन लोगों के घर पहुँचे हैं, कितने घरों को आपने यहाँ पर संवाद स्थापित किया है, अभियान कितने तरह का अभियान चलाया है, बीजेपी की तमाम योजना है उसको कहाँ तक पहुँचाया गया है, तमाम तरह की यहाँ पर जो डिटेल है उस फॉर्म में भरनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से इस फॉर्म के माध्यम से बीजेपी अपने सांसदों को रिपोर्ट का यहाँ पर मांग रही है। बिल्कुल गौरव, ये कुछ पैरामीटर्स थे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आगामी सांसदों को टिकट देने से पहले सभी से मांग की है। लेकिन देखिए गौरव, 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट भी मांगी गई है, हर एक सांसद थे। इसके पीछे की वजह क्या है कि आखिर इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी सभी सांसदों से आखिर क्यों मांग रही है? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स का हमेशा प्रभाव रहता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक वैसी भूमिका है। हमने देखा है कि 14 चुनाव की बात करें, 17 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, सोशल मीडिया पर चुनाव हो रहा है। और खासतौर से हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुस्कान बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन नहीं हुआ था, बहुत बड़े प्रदर्शन पर होर्डिंग नहीं लगाई गई थी, बहुत बड़े पैमाने पर हमने देखा है रैलियाँ भी नहीं होती, पर सम्मेलन और सोशल मीडिया पर जिस तरह चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ था। और निश्चित रूप से इसको लेकर बीजेपी बड़ा सतर्क रहती है और हमेशा अन्य पार्टी भी बोलती है कि बीजेपी की सोशल मीडिया जो टीम है बड़ी स्ट्रॉन्ग है और सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी अपनी तमाम योजनाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। यहाँ 100 लोगों की सूची मांगी है, कौन कौन इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह वो बीजेपी पक्ष में लेकर आए कि खिलाफ लेकर आए, ये भी महत्वपूर्ण है। और उनसे जानकारी मिलेगी कि क्या कुछ अहम है, क्योंकि क्षेत्र के बारे में जो जानकारी शायद सोशल मीडिया वालों को होगी वो शायद सांसद को जानकारी नहीं होगी, या हो सकता है सांसद उस चीज़ से रूबरू ना होते हों। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने भी आएंगी और क्या कुछ कमी रह गई है क्षेत्र में विकास के लिए वो भी चीज़ें कमी सामने आएंगी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो व्यापकता है वो भी यहाँ पर नजर आएगी उस क्षेत्र के सांसदीय क्षेत्र में। ठीक है गौरव, देखिए बीते दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो 36 सांसद है जिनको टिकट दिए जाएगी उनके नामों पर कहीं ना कहीं मुहर लग सकती है, जैसे 36 नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आए। ऐसे में क्या अंदर खाने ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ नाम फाइनल किए गए हैं? नमस्कार, अभी नाम कुछ फाइनल नहीं किया गया। आपने हमेशा देखा, हर चुनाव में देखा है कि बीजेपी चुनाव के अहम मोड़ पर अपने टिकट फाइनल करती है, तमाम लोगों के टिकट भी कटते हैं। और ऐसा नहीं, हम पहले भी देखे बड़े बड़े नाम जो उत्तर प्रदेश सरकार में, पिछली योगी सरकार में मंत्री थे, इस बार काट दी। चाहे वो नीलम तिवारी की बात करें, चाहे सिद्धार्थ नाथ सिंह की बात करें, चाहे श्रीकांत शर्मा की बात करें, तमाम नाम काटे गए थे। स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी अगर कोई कमी होती है तो उस कमी को यहाँ पर दरकिनार नहीं करती बल्कि उस पर कार्रवाई करती है। तमाम बड़े नाम काटे गए हैं, उस नाम को काटने के बाद स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप बेहतर काम नहीं करेंगे या आपका जो मामला है या आपकी जो छवि है वो कहीं नकारात्मक बनेगी तो बीजेपी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी और निश्चित रूप से आपको साइडलाइन करेगी। तो यहाँ पर अगर किसी का नाम फाइनल की बात करें मुस्कान, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ तमाम नाम नए भी आएंगे, तमाम युवाओं को भी मौका मिलेगा और जाति समीकरण को बैठाने के लिए बीजेपी हर वर्ग को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। चाहे महिला वर्ग की बात करें, चाहे पुरुष वर्ग की बात करें, चाहे दलित वर्ग की बात करें, चाहे सवर्ण वर्ग की बात करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्कान यहाँ पर है कि सीटें यहाँ पर कई रिपीट भी होगी जो अहम है, जिन्होंने
लगातार बीजेपी के लिए काम किया है, जो लगातार बीजेपी की बात उठाते आ रहे हैं, फिलहाल उनका टिकट यहाँ पर कटना मुश्किल है, पर यहाँ पर नए लोगों को तरजीह भी देगी। और कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड इसलिए मांगा जा रहा है कि अब व्यापकता समझ में आएगी, काम समझ में आएगा, कितनी मेहनत की आपने समझ में आएगी, और किस तरह आपने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है, जनता से किस तरह आपने संवाद किया है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। मुस्कान, बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है, यानी कि पूरी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके लिए भाजपा की तरफ से सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया और इस रिपोर्ट कार्ड में उनको अपने तमाम कामों का बखान करना है और साथ ही ये भी दिखाना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास सांसदों के द्वारा किया गया है। तो वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट भी मांगी गई है और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के पक्ष में वीडियोस बनाए हैं, ट्वीट किए हैं या कंटेंट लिखे हैं, उनकी भी लिस्ट देनी होगी। साथ ही साथ ये कंटेंट लिस्ट, यानी कि यूं कहे कि जो इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लिखा है, उसकी भी लिस्ट अब सौंपनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जमाना है और यही वजह है कि सोशल मीडिया के जमाने में जो भाजपा है वो भी अब सोशल मीडिया का ही सहारा लेकर युवाओं को रिझाने का प्रयास करेगी। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए एक फॉर्म भी भेजा गया है जो कि सभी सांसदों को आला कमान को भेजना होगा। उसमें अपने कामों का बखान करना होगा, जो जो योजनाएं धरातल पर लागू की गई है उसका ब्यौरा देना होगा और साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि आगामी उनके योजनाएं अपने क्षेत्र के लिए क्या है और अगर भाजपा के बनाए हुए पैरामीटर्स को मौजूदा सांसद पार कर पाते हैं तभी उनको दोबारा से टिकट दिया जाएगा, वरना नए चेहरों को भी मौका दिए जाने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 80 के लक्ष्य को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं दोहराना चाहती है, कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब जमीनी स्तर पर भी एक्टिव हो चुकी है, जहां एक तरफ महासंपर्क अभियान के जरिए लोगों से संवाद करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर ही अंदर अब सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। तो वहीं 2024 को लेकर सक्रिय भाजपा पूर्वांचल के हर लोकसभा में जनसभा करेगी। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की जनता तक मोदी सरकार के कामकाज पहुंचाने का जिम्मा सीएम योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री 26 जून को रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज से 5 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करेंगे। वहीं काशी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, साथ ही अगले विकास कार्यों का रोड मैप भी खींचेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के संपर्क अभियान के तहत काशी क्षेत्र की 14 लोकसभाओं में कुल 14 जनसभाएं होंगी। जनसभा के जरिए विकास योजनाओं और 9 सालों की प्रगति बताने का लक्ष्य भी रखा गया है। दरअसल लोकसभा स्तर पर 26 जून को जगतपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जनता को केंद्र में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आएंगे। सीधा रुक करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए, सुहानी, लगातार लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर फुल एक्शन मोड में उतर चुकी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। आगामी दिनों में उनकी जनसभाएं और रैलियां कहां पर होनी है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाले 80 सीटों पे जो बीजेपी है अब क्लीन स्वीप के लिए पूरी तैयारियों में जुट गई है। आपने खुद देखा कर्नाटक में जो हार मिली है बीजेपी को, उससे वो सजग हो गई है और कहीं ना कहीं जो अलग इस बार रणनीति लेकर विधानसभा जो लोकसभा चुनाव होने वाला 2024 के उसमें उतरना चाह रही है। और बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ चुनाव में ही नहीं, वो हमेशा जो है अपनी जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। और आज बता दें आपको कि योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर जाकर 10,000
10 अरब के जो शिलान्यास और लोकार्पण किए, वहाँ के जो जनता को एक बड़ा सौगात भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 2024 चुनाव के लेकर ताबड़तोड़ जो है रैलियां करने में जुट गए हैं और अलग अलग रणनीतियों से जो जनता के बीच में जाकर जो 9 साल के कार्यकाल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी के, वो जनता के बीच में जाकर उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को अलग अलग योजनाओं को तहत उनको उनकी उनको स्वागत दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरह से 2024 के चुनाव में उतर चुके हैं, क्योंकि देखा जाएगा कि जैसे निकाय चुनाव हुआ उसमें भी ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभा की और जनता से मुखातिब भी हुए। तो इस पर देखा जाए कि जब भी चुनाव आता है या चुनाव ना भी आए तब भी योगी आदित्यनाथ जो है अपनी कार्यों में रहते हैं और हमेशा अपने जनता के बीच में बने रहते हैं। इनके कहा ही जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं और हमेशा नई नई योजनाओं के तहत अपनी जनता से संपर्क में रहते हैं और उनकी जो भी समस्या देखिए, आगामी आने वाले दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया, तमाम रैलियों का आयोजन होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र ही क्यों ना हो। देखिए, वाराणसी तो पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर पूर्वांचल में कब से रैली करेंगे, वो जनता के बीच कब पहुंचेंगे? जी, मैं बता दें आपको मुस्कान की, बताया जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने 9 साल के कामों को लेके जो पूरे देश में रैलियां, महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र जो बनारसी है और ये वहाँ पे जाकर उनके तमाम प्रधानमंत्री मोदी भी, बताया जा रहा है कि 26 जून से जो है महारैली का आयोजन होगा। वहाँ पे 14 लोकसभाएं के 14 जो है जनता जो सभाएं भी होगी और वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम जो गृह मंत्री हैं और जो हमारे राज्य मंत्री, तमाम वहाँ पे मंत्रियाँ जो उपलब्ध होंगे और 9 साल के जो कार्यक्रम होगा वो जनता के बीच जो है सब दिखाया जाएगा, जनता के बीच जो अलग अलग रणनीतियों से पहुंचाया जाएगा। क्योंकि कहा ही जाता है कि जो संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी का है, कहीं ना कहीं ये हमारे चुनाव पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि आपने देखा खुद जब विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पूर्वांचल की पूरी तरह से जो देन कहा जाए या यूँ कहा जाए कि जो पूर्वांचली क्षेत्र से जो वोटें मिली थी, इससे जो फिर से दोबारा बीजेपी सरकार आई बन के, तो यही कहा जाता है कि जो पूर्वांचल क्षेत्र होता है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है और इसे साधने के लिए जो बीजेपी सरकार है वो पूरी तरह से मेहनत कर रही है और अलग अलग रणनीतियों से जनता के बीच जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लखीमपुर खीरी, सीतापुर के बाद हरदोई में अखिलेश यादव की लोकसभा जंग का तीसरा पड़ाव होगा, जिसके लिए अखिलेश यादव नरेश अग्रवाल के गढ़ में हुंकार भरते हुए भी नजर आएंगे। और ये पूरा इलाका भाजपा नेता नरेश अग्रवाल का गढ़ है, जो किसी समय में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार थे और स्वर्गीय मुलायम सिंह के काफी करीबी भी रहे हैं। तो आपको बताते चले कि हरदोई में अब सपा की जंग का तीसरा पड़ाव है। दरअसल अगर हम सपा के कार्यक्रमों की बात करें, प्रशिक्षण शिविर पर एक नजर डालें तो इससे पहले 2 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो चुका है। पहला प्रशिक्षण शिविर लखीमपुर में हुआ, तो वही दूसरा जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन था वो हुआ था नैमिषारण्य में। तो और अब जो तीसरा पड़ाव है इसका आगाज होगा हरदोई से। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी तीसरे पड़ाव की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके लिए आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, तीसरे पड़ाव के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, दुरुस्त हो चुके हैं और तीसरा पड़ाव हरदोई में देखने को मिलेगा, जिससे पहले आज महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं विभांशु? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि आगामी अखिलेश यादव के जन जागरण यात्रा और हरदोई में होने वाले प्रशिक्षण शिविर को लेकर हरदोई के तमाम पदाधिकारियों को आज सपा दफ्तर पे बैठक के दौरान तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने को लेकर हरदोई के जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ मंडल अध्यक्ष और कई क्षेत्रीय पूर्व नेताओं को, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं। अगर बात की जाए मुस्कान, तो प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं देखें तो समाजवादी पार्टी तमाम विपक्षी दलों से कहीं ना कहीं देखें तो सबसे प्रमुख विपक्षी दल के उभरी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी, जो कि यूपी में कहीं ना कहीं देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा के दृष्टिगत बहुजन समाज पार्टी दूसरी पार्टी होती है, मगर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक कसक की शुरुआत कर रही है कि लोकसभा चुनाव में सपा के कहीं ना कहीं
ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकल सके। आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो आज की बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी का जो शुरू से उद्देश्य रहा है और सपा के नेता लगातार बोलते हुए आए हैं कि उत्तर प्रदेश की 50 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। 36 सीटों पर कहीं ना कहीं पहली दफा सपा के अंदर में प्रभारियों का ऐलान किया गया है। साथ ही बात करें तो तमाम दिग्गज नेताओं को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है। चाहे बात करें अयोध्या से मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद, साथ ही ऊंचाहार से मुख्य सचेतक और ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, साथ ही अगर बात करें तो ऐसे तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है। तो ठीक है, देखिए विभांशु, अगर हम सपा के प्रशिक्षण शिविर की बात करें तो इससे पहले जो 2 प्रशिक्षण शिविर हुए हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी ने तमाम गणित का इस्तेमाल किया है। देखिए जो लखीमपुर खीरी है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, और अगर हम नैमिषारण्य की बात करें तो वो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ऐसे में अब जो ये तीसरे पड़ाव की शुरुआत है हरदोई से करने की वजह क्या है विभांशु? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक चक्र के आधार पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक पूरे रोड मैप तैयार के द्वारा किया गया है, जिसमें आपको बताया कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो नैमिष धाम से शुरुआत की गई। नैमिष धाम से अगर बात की जाए तो ठीक दाहिने तरफ है लखीमपुर खीरी गए सपा का प्रशिक्षण शिविर हुआ। उसके ठीक बाद अब उससे ऊपर का जिला यानी कि हरदोई में अब प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। प्रशिक्षण शिविर के आयोजन का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम वोटर्स के नाम जो सपा ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में काट दिए गए, उनको वापस से जोड़ना, और निकाय चुनाव में जैसे आरोप जो तमाम लगाए गए हैं उस पर सपा निकाय चुनाव के बाद लगातार काम करते हुए नजर आई है। और खासकर मतदाता सूची में ध्यान केंद्रित करने को लेकर मतदाता सूची के जानकारों को निर्देश भी दिए गए हैं मुस्कान। साथ ही आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी इन प्रशिक्षण शिविर और जन जागरण यात्रा के माध्यम से 2 मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए नजर आ रही है। अगर पहला मुद्दा अगर बात की जाए तो जाति जनगणना है, और दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ठीक है विभांशु, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं 2024 की रणनीतियां और आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए विभांशु, हरदोई की जो ये तीसरा पड़ाव है ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि भाजपा नेता नरेश अग्रवाल का ये गढ़ है हरदोई, जो किसी समय में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार थे, साथ ही साथ स्वर्गीय मुलायम सिंह के काफी करीबी भी रही थे। जी बिल्कुल, एक समय था कि समाजवादी पार्टी का हरदोई में एक जनाधार हुआ करता था। बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता रहे जो कि अब भाजपा में आ गए हैं, नरेश अग्रवाल, और साथ ही साथ उनके पुत्र नितिन अग्रवाल जो कि भाजपा में अभी के समय आबकारी मंत्री हैं। ये दोनों नेताओं के जाने के बाद हरदोई में कहीं ना कहीं सपा का समीकरण बिगड़ा हुआ नजर आया। मगर हाल फिलहाल के दिनों में समाजवादी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं देखे तो लखनऊ से ऊपरी हिस्सों में चुनावी तैयारियों में जुटे हुए नजर आती है। और खासकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि जिन सीटों पर सपा का एक अस्तित्व हुआ करता था, एक जलवा हुआ करता था, कहीं ना कहीं धाक हुआ करती थी, उन सीटों पर, और जहां भाजपा को हार मिली है लोकसभा में, उन सीटों पर प्रमुखता से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को निर्देश भी दिया गया है कि प्रमुखता से वहां पर लोगों से मिले और समाजवादी पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए लोकसभा की जंग आखिर कौन जमाएगा रंग, क्योंकि अब सभी के जहन में ये सवाल है, क्योंकि हर एक पार्टियां अब चुनावी मोड में अलर्ट हो चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो वहीं हरदोई से अखिलेश यादव अपने तीसरे पड़ाव की शुरुआत भी करेंगे। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस 2024 की लड़ाई में कौन कितने सक्रियता से जमीनी स्तर पर उतरता है और जनता के बीच की अपनी पकड़ को और मजबूत करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।